अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सेल के अबाउट है और पहला लेक्चर है। हम सेल के अबाउट स्टार्ट करने लगे हैं। तो उससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, काइंडली जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा सेल के अबाउट, कि सेल क्या है। इससे पहले कि हम बात करें कि सेल क्या है, हमें सेल की हिस्ट्री के मतलब जानना है। और सेल जो वर्ड है, जो वर्ड सेल है, इसको कब इसका नाम वर्ड जो है वो सेल बोला गया, किसने बोला। और सेल की जो स्टडी है उसे कॉमनली हम सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन इन द प्रीवियस हिस्ट्री द स्टडी ऑफ सेल In the previous history, the study of cell was divided into three different fields. The first one was called cytology. The second one was cell physiology. And the third one was cell biology. एक क्लासिकल किस्म की टर्म थी साइटोलॉजी की। क्लासिकल किस्म की टर्म थी कि जिसमें सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को देखा जाता है। मीन यू कैन से दैट द ब्रांच, द नॉलेज, द स्टडी अबाउट द सेल विच रेलेवेंट टू माइक्रोस्कोपिक स्टडी, द माइक्रोस्कोपिक रिसर्च, दैट वन क्लासिकल ब्रांच ऑफ द स्टडी बायोलॉजी वाज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. But on the other way, the second term, cell physiology was there. Cell physiology. This was the knowledge about the relation with cell and its functions. ये मैं उसकी बात करूं कि माजी में बहुत पहले ऐसी डिवीजन की जाती थी सेल की स्टडी को। फिर साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कि सेल्स की मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो स्टडी की जाती है वो सेल बायोलॉजी कहलाई। क्या कहलाई? सेल बायोलॉजी कहलाई। अब लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या कि 1970 का जमाना था जब होल्ट्समैन ने ये कहा कि भाई ये जो टर्म है साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी, ये एक्चुअली एक ही टर्मिनोलॉजी है और उसको एक ही टर्मिनोलॉजी के तौर पे यूज किया गया, द स्टडी अबाउट सेल। अब स्टडी अबाउट सेल बहुत पुराने वक्त की बात है जब अरिस्टोटल ने सेल के मुतालिक क्या अल्फाज कहे थे? Come to know that all animals and plants, however complicated, are constituted of few elements are repeated in each of them. That was the saying of Aristotle. These are the words of Aristotle, that one, that if there is an animal, if there is an animal, if there is a plant, all have that under same and repeated units and their structures. वो तमाम चाहे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स रखते हैं अपनी साख्त में जो बार बार रिपीट होते हैं और उसकी साख्त को बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को वजूद में लाते हैं। अब उस वक्त तक माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त नहीं हुई थी, लेकिन ये अभी इसको सेल का नाम नहीं दिया गया, लेकिन एक थिंकिंग प्रोवाइड की गई सेल के अबाउट। क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म
चाहे वो प्लांट का हो या वो एनिमल हो, वो तमाम अगर किसी रिपीटेड यूनिट से बने हुए हैं तो वो रिपीटेड यूनिट क्या है, सेल है, जिसके मुतालिक बहुत पहले वो सेल नहीं उसने कहा था, लेकिन ये कहा था रिपीटेड यूनिट्स हैं अरिस्टोटल ने। आफ्टरवर्ड क्या हुआ, इन द 16th century कॉनरेड जैसनर, इसने क्या कहा, इसने स्टडी की किस पे, प्रोटिस्टा पे। इसकी स्टडी थी प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा का कौन सा ग्रुप, फॉर्मिनिफेरा, उस पे स्टडी की और इसने स्टडी करके उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश किए। कब इसने रिजल्ट पब्लिश किए, 16th सेंचुरी में। और इसने भी यही बात की कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक मेन यूनिट पर मुश्तमिल है, उसका वजूद जो है वो एक मेन यूनिट पर मुश्तमिल है जो उसे बना रहा है। उसके बाद अब जैसे इसके बाद माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त हुई और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त हुई, तो माइक्रोस्कोप का जो पहला वर्ड दिया गया वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था। दो वर्ड से उसको कंबाइन करके एक वर्ड को, कॉम्बो वर्ड को तश्कील दिया गया, और वो एक ग्रीक लैंग्वेज से था। कैसे, माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस से निकला है, जिसका मतलब है स्मॉल। माइक्रोस्कोप टू वर्ड्स का कॉम्बो है ग्रीक वर्ड्स का, जिसमें एक वर्ड है माइक्रोस जिसका मतलब है स्मॉल, एंड अदर वन वर्ड इज स्कोपिंग। That's have to mean that to see something, to see. That's the meaning of scoping. Micros and scoping. These are two words relevant to the language of Greek. And that's why this word was invented about a microscope. The word about microscope was invented there, and another one, scientist who tells something about cell, Francis Jensen and Z. Jensen. F. Jensen and Z. Jensen, इन दोनों ने क्या क्या 1590 का जमाना था जब इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाई जो कि जिसकी पार रेजोल्यूशन पार 10x to 30x तक थी। You know that what is x, 10x, the original size of an object, may be increase with the help of this microscope about 10 to 30 times. 10 to 30 times was increased there. अब उस वक्त कैसे जो इन लोगों ने जो माइक्रोस्कोप बनाई अपनी, उसका नाम इन्होंने फ्ली ग्लासेस रखा, जो कि एक सिंपल किस्म की माइक्रोस्कोप थी, जिसमें सिंपल किस्म की माइक्रोस्कोप में लेंसेज का इस्तेमाल किया गया था, और वो लेंसेज का इस्तेमाल जस्ट उस चीज को इनलार्ज इन साइज करके देखना था, जिसे फ्ली ग्लासेस का नाम दिया गया इन्होंने। जी जेंसन ने और एफ जेंसन ने इसका नाम क्या दिया, फ्ली ग्लासेस। फ्ली ग्लासेस इसलिए दिया क्योंकि इन लोगों ने स्टडी जो की थी वो फ्लीज और इंसेक्ट्स पे की थी। इन्होंने इसको इस्तेमाल किया था, फ्लीज और इंसेक्ट्स पे इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया फ्ली ग्लासेस का। अब इसके बाद क्या हुआ, जमाना था किसका, 1610 का जमाना था, 1610 का जमाना था। देन क्या हुआ, गैलीलियो ने एक मैग्नीफाइंग लेंस को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, और उसने गैलीलियो ने उस वक्त इंसेक्ट की जो कंपाउंड आई है उसका मुताला किया। गैलीलियो यूज्ड that one microscope having one magnifying lens
about the study of compound eye of an insect in the time of 1610 1610 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्सिलो ने 17th सेंचुरी में क्या किया उन्होंने, दैट वाज द फर्स्ट मैन, मार्सिलो, ever in history, that was the first man, Marsilio, ever in history, who used the slices of animal tissues, who used for his research slices of animal tissues, and that one animal tissues was taken from the organ brain, liver, kidney and spleen etc. उस वक्त ये पहला बंदा था जिसने एनिमल टिश्यू की स्लाइसेस पे स्टडी की थी, और वो टिश्यूज कहां से लिए गए थे, वो टिश्यूज ब्रेन से, लिवर से, किडनी से और स्प्लीन से लिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने सिर्फ एनिमल पे स्टडी नहीं की, उसके टिश्यूज पे नहीं स्टडी की, बल्कि इसने प्लांट टिश्यूज पे भी स्टडी की। अब इसके बाद मजीद क्या हुआ, जमाना 1665 का, 1665 का जमाना, रॉबर्ट हुक, in 1665 at that time, firstly the word cell was invented by Robert Hooke. In 1665 the first one word cell was invented by Robert Hooke, because that one, the word cell was derived from cella. ये जो सेल है, इस लफ्ज को लफ्ज सेला से अखज किया गया था, सेला से अखज किया गया था, and the cella word is from the language of Latin. सेला लातीनी जबान का लफ्ज है जिससे वर्ड सेल को अखज किया गया था, जिसका मतलब था होलो स्पेस। सेल मीन्स दैट होलो स्पेस। ये क्यों इसने होलो स्पेस दिया था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो स्टडी की थी वो इसने एक ड्राइड किस्म के कॉर्क पे की थी। इसने कॉर्क पे स्टडी की, और कॉर्क को स्टडी करने के बाद ये क्या देखता है कि कॉर्क में इसने जिस माइक्रोस्कोप के जरिए देखा, क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप की एफिशिएंसी वाज नॉट वेल देयर, और एक बेहतरीन किस्म की माइक्रोस्कोप की उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुई थी। इसने क्या देखा कि कॉर्क में इसने उसके ड्राई टिश्यूज को लिया और इसने स्टडी की, तो इसको लगा ऐसे ही जो है जैसे कि हनीकॉम्ब में छोटे छोटे जो है वो अपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जो कि खाली हैं, एम्प्टी हैं, हॉलो स्पेसेस आर देयर। दैट्स व्हाई he invented, he called these hollow spaces in dried cork as a cell, और इसने क्या किया, अपने इस वर्क को इसने माइक्रोग्राफिया में पब्लिश करवाया। और ना सिर्फ इसने हनी बी पे कॉर्क पे स्टडी की, बल्कि इसने ये बताया कि भाई देखो, जिस तरह एनिमल्स में वेन्स और आर्टरीज होती हैं, उसी तरह इसने क्या कहा कि प्लांट्स में भी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जूस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लेके चलते हैं, जिसमें जूस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेवल करता है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, 1675 में एंटोन वॉन लीवन इसने माइक्रोस्कोप बनाई जो कि जिसकी रेजोल्यूशन पावर वाज अबाउट 300x, resolution power was about 300x। इसकी पावर थी। अब इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने पहली दफा, एंटोन वॉन ने पहली दफा स्पर्म के स्ट्रक्चर पे, स्पर्म के सेल पे बात की। और स्पर्म का सेल इसने किस में बात डिस्कस किया, ह्यूमन बीइंग में, डॉग्स में और रैबिट में। ही वाज द फर्स्ट मैन who discussed the sperm cell in
ह्यूमन बीइंग, डॉग्स एंड रैबिट्स। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने फ्री लिविंग जो लाइव्स हैं उसको ऑब्जर्व किया। कहां पे, रेन वाटर जो है इसमें इसने ट्यूब्स डाली और ट्यूब्स लेके वहां पे इसने जो सैंपल कलेक्ट किए, वो सैंपल्स जो इसने देखे तो वो सैंपल किसके थे, बैक्टीरिया के थे, प्रोटोजोआ के थे, रोटिफर्स वगैरह के थे और हाइड्रा के थे। इसने रेन वाटर से ट्यूब डाल के उसमें जो सैंपल्स कलेक्ट किए वो इसमें इसने जो स्टडी किया लिविंग को, वो इसने किसने कलेक्ट किया, बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटोजोआ, रोटिफर और हाइड्रा का मतलब, स्पर्म के मतलब भी और बैक्टीरिया वगैरह का भी। अब इसके अलावा यहां पे इसकी तीसरी स्टडी थी वो किसके रिलेटेड थी, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन एंड फिश के मतलब थी और इसने उनके ब्लड सेल्स पे स्टडी की। क्या पे स्टडी की, ब्लड सेल्स पे स्टडी की। किसके ब्लड सेल्स, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन और फिश पे। और उसने ये देखा कि भाई मैमल्स और बर्ड्स के जो ब्लड सेल्स हैं वो राउंड इन शेप हैं, लेकिन जो एम्फीबियन और फिश के ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप जो है वो चेंज है। मगर उसने कहा कि इनकी शेप चेंज है बावजूद इसके, लेकिन इनके सेंटर में कोई एक सेंट्रल पार्ट मौजूद है। बहरहाल इसने ब्लड सेल्स पे बात की, किसकी, मैमल्स की, बर्ड्स की, एम्फीबियन और फिश में, और इनके ब्लड सेल्स में एक डिफरेंशिएशन भी की इनकी शेप के हिसाब से, इनकी फॉर्म के हिसाब से। इसके बाद सेल पे एक कुमुलेटिव टाइप की थ्योरी को पेश किया गया, that was named as cell theory. I will discuss this later in the second lecture of cell, about cell theory, इंशाल्लाह। अब इसके बाद मिर्बल ने 1807 में इसने ये कहा कि प्लांट्स के जो तमाम टिश्यूज हैं वो सेल्स पर बने हुए हैं। 1807 में इसने क्या कहा कि जो प्लांट्स के तमाम टिश्यूज हैं वो सेल्स पे बने हुए हैं। उसके बाद 1831 का जमाना था। 1831 के जमाने में स्टूडेंट्स रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की दरियाफ्त की। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की दरियाफ्त की और इसने क्या कहा कि न्यूक्लियस सिर्फ सेल में मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक सेल का वो हिस्सा है जो फंडामेंटल रोल अदा करता है, जो फंडामेंटल हिस्सा है, फंडामेंटल पार्ट है और कांस्टेंट पार्ट ऑफ द सेल है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि न्यूक्लियस जो है, तो न्यूक्लियस की दरियाफ्त की। दूसरे इसमें कहा कि न्यूक्लियस इज द फंडामेंटल एंड कांस्टेंट पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल। यहां तक स्टूडेंट्स, लर्नर्स, यहां पे हमने क्या किया, इस लेक्चर के मतलब हिस्ट्री को पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम इसकी सेल थ्योरी के मतलब इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे। होप सो लेक्चर आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।